हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट के बारे में। इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। बैलेंस शीट वर्ड पढ़ के आपको लग रहा होगा कि जैसे हम कोई बहुत बड़ी बैलेंस शीट बनाने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हम सिंपली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आप देख लो या कहीं भी देख लो, जो भी खर्चा हो रहा है और जो भी बेनिफिट हो रहा है उसके बाद एक नेट प्रॉफिट काउंट किया जाता है। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर हमें क्या देखना है कि सेल ने जब अपने एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को खर्च किया तो उसको खर्च करने के प्रोसेस के दौरान तीन चीज़ें हुई, ग्लाइकोलाइसिस हुआ, क्रैब साइकिल हुआ और ईटीएस हुआ। इन सब प्रोसेस के दौरान कहाँ कहाँ सेल को फ़ायदा हुआ, रुपीज़ मिले, एटीपी मिले, कहाँ कहाँ डॉलर मिला और कैसे फाइनली सेल इस एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 एटीपी बनाएगी। दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस बैलेंस शीट। अब यहाँ पर ना आपको कैलकुलेशन नहीं बताई है एनसीईआरटी में, कुछ फैक्ट्स बताए हैं, बट इन फैक्ट्स को पढ़ने से पहले मैं आपको ये कैलकुलेशन बताती हूँ कि हम क्यों ऐसा कहते हैं हर बार कि एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से अगर एरोबिक रेस्पिरेशन की बात हो रही है तो 38 एटीपी मिलेंगे। हाउ इज इट पॉसिबल? देखो, अभी तक जो पढ़ा है उसको समराइज कर रहे हैं हम। ये एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। जब इसका ग्लाइकोलाइसिस होता है तो 2 पायरुवेट बनते हैं। इन 2 पायरुवेट से जैसे ही इसको आप मान लो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो जैसे ही ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर जाता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है, तो पायरुवेट लिंक रिएक्शन से एसिटाइल कोए बनाता है। एसिटाइल कोए क्रैब साइकिल करता है जिसकी वजह से CO2 रिलीज होती है, ठीक है। और इन सारे प्रोसेस के दौरान कहाँ कहाँ एनर्जी मिली ये एकदम आपको याद होना चाहिए अच्छे से। ग्लाइकोलाइसिस में आपको ध्यान है 2 एटीपी तो डायरेक्टली मिले थे। क्या कहते हैं इसको? हम इसे कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ये भी क्वेश्चन आता है नीट में। डू रिमेंबर कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से कितने एटीपी मिलते हैं, बट इसका आंसर आप 2 एटीपी नहीं करेंगे बच्चों। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से 2 एटीपी तो ग्लाइकोलाइसिस में मिले हैं। और अगर आपको ध्यान है क्रैब साइकिल में भी तो हमको एक क्रैब साइकिल में 1 जीटीपी मिला था ना, दैट इज इक्विवेलेंट टू एटीपी। तो ये जो एटीपी है हम 2 पायरुवेट के रेफरेंस में देखेंगे तो 2 क्रैब साइकिल देखने हैं, तो इसको भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में ही काउंट करना है आपको। दिस इज ऑल्सो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो नीट में ध्यान से पढ़ लेना क्या क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा है कि पूरे एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस में कितने एटीपी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से बनते हैं, तब तो आपका आंसर होगा 4। और अगर सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस में पूछा है तो फिर आपका आंसर होगा 2 एटीपी, ठीक है। अब बाकी की डॉलर्स कहाँ कहाँ मिले थे? याद है ग्लाइकोलाइसिस में 2 NADH2 मिले थे। और लिंक रिएक्शन और क्रैब साइकिल को मिलाकर अगर हम देखें तो एक लिंक रिएक्शन का NADH2 और 3 क्रैब साइकिल के, तो 4 हो गए ना। तो 4 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि हम 2 पायरुवेट के रेफरेंस में देख रहे हैं, ठीक है। तो 2 डॉलर तो ग्लाइकोलाइसिस में बने हैं, 8 डॉलर क्रैब साइकिल के प्रोसेस में बने हैं, लिंक रिएक्शन प्लस क्रैब साइकिल में। और 2 FADH2 भी मिले हमको, एक क्रैब साइकिल में 1 तो 2 में 2, ठीक है। तो अब सेल को क्या करना है? इन सबको बदलना है एटीपी में। वो भी हम पढ़ चुके हैं लास्ट सेशन में कि सेल क्या करेगी। अच्छा, उसके लिए एक बात बताओ, ईटीएस करना पड़ेगा ना। तो ईटीएस के लिए ये तो अंदर ही बैठे हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, बट ये जो NADH2 है तो साइटोप्लाज्म में बैठा हुआ है। अगर इसको ईटीएस में पार्टिसिपेट करना है तो इट ऑल्सो हैज़ टू एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, यस और नो। तो ये वाले 2 NADH2 भी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आएंगे, ये भी कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। इवन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ कि यहाँ पर जब NADH2 को अंदर आना होता है ना, तो NADH2 को अंदर आने के लिए यहाँ पर कुछ चैनल गेट्स होते हैं, कुछ शटल्स होते हैं। मेम्ब्रेन से सीधा सिंपल डिफ्यूजन से अंदर नहीं आते, ये कुछ शटल होते हैं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होते हैं, उन्हीं के थ्रू ये NADH2 अंदर आता है, ठीक है। तो अब NADH2 अंदर आ गया तो अब माइटोकॉन्ड्रिया में कितने डॉलर आ गए? 10। तो अगर 10 NADH2 को हम देखें तो 1 से 3 एटीपी मिलते हैं। अगर ये 10 के 10 NADH2 ETS में पार्टिसिपेट करते हैं, दिस इज 3rd स्टेप ETS, तो क्या होगा? कितने एटीपी मिल जाएंगे? 10 × 3 यानी 30 एटीपी सेल को और मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये जो FADH2 है दैट एक FADH2 इज इक्वल टू 2 एटीपी, तो 2 FADH2 से कितने एटीपी मिलेंगे? यहाँ पर भी अगेन सेल को 4 एटीपी और मिलेंगे। 2 × 2 कर दें, ठीक है। तो इसका मतलब अब तुम कैलकुलेट कर लो टोटल कितने एटीपी हो गए सेल के पास। देखो 4 एटीपी तो ये वाले सबस्ट्रेट लेवल वाले, 2 ये रहे और 2 ये रहे, ठीक है। 2 और 2 4 और 34 एटीपी सेल ने बनाए हैं ETS से। ये भी एक साथ आप याद रखना, 34 एटीपी सेल कैसे बनाती है? ETS के थ्रू। तो 34 + 4 कितना हो गया? 38 एटीपी। यानी कि यहाँ पर हम लिख देते हैं
1 ग्लूकोज गिव राइज टू 38 ATP। ठीक है, 1 ग्लूकोज गिव राइज टू 38 ATP। समझ में आ गया क्या अच्छी तरह से? तो ऐसा एनसीईआरटी में लिखा भी है, रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट में लास्ट में एक लाइन लिखी है, इसको तुम हाईलाइट कर लो कि hence there can be a net gain of 38 ATP molecules during aerobic respiration of 1 molecule of glucose। ठीक है, अब हम देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, इसको तुम लोग अपने नोट्स में बना लेना, कहीं से भी कैसे भी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग तरह से चीज़ें पूछी जाएंगी। एक और चीज़ पूछी जाती है नेट गेन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, तो 2 ATP। टोटल कितने मॉलिक्यूल बने ग्लाइकोलाइसिस में, तो 4, क्योंकि 4 - 2 करके ये 2 आया था, ये भी एक चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट पर। तो इट इज पॉसिबल टू मेक कैलकुलेशंस ऑफ द नेट गेन ऑफ ATP फॉर एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज। बिल्कुल ठीक है, बट इन रियलिटी दिस कैन रिमेन ओनली अ थ्योरेटिकल एक्सरसाइज। ये क्या लिख दिया भाई एनसीईआरटी ने? देखो समझना, ये जो बच्चों हमने पूरी कैलकुलेशन की है ना, ये कैलकुलेशन हमने एक आइडियल सिचुएशन मान के की है। हम ये मान के चल रहे हैं कि जो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है इस प्रोसेस में, वो बिल्कुल एंड तक ये प्रोसेस ऐसे का ऐसा हुआ होगा। जबकि आपको पता है दिस प्रोसेस इज सो लॉन्ग, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं। ज़रूरी तो नहीं है हर एंजाइम हर वक्त एफिशिएंसी से काम कर रहा हो, या फिर आपको ये भी पता है कि इन सारे प्रोसेस में बीच बीच में कई सारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बने। मान लो क्रैब साइकिल में जैसे ही सिट्रिक एसिड बना, सेल को किसी और काम के लिए सिट्रिक एसिड की ज़रूरत ज़्यादा है, तो यस सेल विड्रॉ द सिट्रिक एसिड और वो उसको किसी और पर्पस के लिए यूज़ कर लेगी। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ग्लूकोज से लास्ट तक 38 ATP मिले ही। क्या पता सेल को सक्सिनिक एसिड की ज़रूरत हो तो सेल सक्सिनिक एसिड को निकाल के कहीं और ले जाए। क्या पता कहीं और से भी एसिटाइल CoA बन के आ रहा हो तो सेल एसिटाइल CoA को ऐड भी कर रही है इस प्रोसेस में। समझ रहे हो? तो ये जो हम कैलकुलेशन करते हैं कि 1 ग्लूकोज से 38 ATP मिलते हैं, ये सिर्फ आइडियल कंडीशन मान के करते हैं। प्रैक्टिकली अगर हम देखें, दिस इज ओनली अ थ्योरेटिकल एक्सरसाइज। प्रैक्टिकली अगर हम एक सेल में देखें तो प्रैक्टिकली ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक ग्लूकोज 38 ATP ही बनाएगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि ये जो हमने थ्योरेटिकल कैलकुलेशन की है, दिस कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस। कुछ अज्यूम करा है हमने। क्या अज्यूम किया है? सबसे पहली बात, देयर इज अ सीक्वेंशियल ऑर्डरली पाथवे फंक्शनिंग विद वन आफ्टर अदर। तीनों स्टेप एक के बाद एक बिल्कुल तरीके से हो रहे हैं। पहले ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, फिर क्रैब साइकिल हो रहा है, फिर ETS हो रहा है, जस्ट आफ्टर वन अदर। ठीक है, बट हम अगेन प्रैक्टिकली ऐसा हो कोई ज़रूरी नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? दूसरा अजम्पशन क्या है? द NADH synthesized in glycolysis is transferred into the mitochondria and undergoes oxidative phosphorylation। देखो ये वाला पॉइंट आ गया। मैंने तुम्हें कहा ना कि अगर हम कहते कि ये जो NADH2 है तो ग्लाइकोलाइसिस में बना है, यानी साइटोप्लाज्म में बना है। अगर ये अंदर ही नहीं गया होता तो फिर तो 2 ATP कम हो जाते ना। तो इसका मतलब 2 नहीं बल्कि 2 से 2 × 3 6 ATP कम हो जाते कैलकुलेशन में। तो इसका मतलब हम ये भी अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो NADH2 ग्लाइकोलाइसिस में बना है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर जाकर ETS में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, और तीसरा अजम्पशन क्या है? None of the intermediate in the pathway is utilized to synthesize any other compound। ये भी ठीक है। फोर्थ क्या कह रहा है? Only glucose is being respired, no other alternative substrates are entering in the pathway at any of the intermediary stage। जो मैंने दोनों पॉइंट बताए कि हम ये मान के चल रहे हैं कि इतना आइडियली ये प्रोसेस हो रहा है कि ना तो कोई भी प्रोडक्ट ऐड हो रहा है ना तो कोई भी प्रोडक्ट निकाला जा रहा है, तब जाके हम कह सकते हैं कि 1 ग्लूकोज से 38 ATP मिलेंगे। बट आगे एनसीईआरटी में खुद ही लिखा है दिस काइंड ऑफ अजम्पशंस आर नॉट रियली वैलिड इन अ लिविंग सिस्टम, ऑल पाथवेज वर्क साइमल्टेनियसली। अब क्यों पॉसिबल नहीं है, क्या क्या कॉज हैं उसके? तो पहला जो उन्होंने पहला अजम्पशन माना था ना कि सब एक ऑर्डरली पाथवे है, उसके लिए कह रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ऑल पाथवे, सारे पाथवे एक के बाद हों, एक के बाद एक हों, बल्कि ये सब साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं। क्या पता एक ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस चल रहा है, पहले वाले का एसिटाइल CoA का क्रैब साइकिल चल रहा है। तो ये सब ओवरलैपिंग इवेंट्स हैं, ना कि वन आफ्टर अनदर, अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है ये कि सबस्ट्रेट्स एंटर द पाथवे एंड ऑल्सो विड्रॉन। सबस्ट्रेट बीच बीच में एंटर भी करते हैं और निकाले भी जाते हैं जब भी ज़रूरत होती है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर हम आइडियली देखना चाहें, प्रैक्टिकली देखना चाहें कि यार एक ग्लूकोज मैंने सेल में डाला
अब मुझे 38 एटीपी बन के निकलने चाहिए, ज़रूरी है क्या? जो सबस्ट्रेट लेवल से जो डायरेक्ट एटीपी बने थे, क्या पता सेल ने उनको यूज़ कर लिया हो। ऐसे सेल वेट थोड़ा करेगी कि पहले 38 एटीपी बन के तैयार होने दो, फिर ही मैं उनमें से एक एटीपी निकालूंगी। इट इज़ नॉट नेसेसरी। तो एटीपी इज यूटिलाइज्ड एज एंड व्हेन नीडेड। ठीक है। फोर्थ, एंजाइमेटिक रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल मीन्स। एंजाइम्स जो हैं वो अलग अलग मेथड से कंट्रोल होते हैं, तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है। येट इट इज़ यूजफुल टू डू दिस एक्सरसाइज टू अप्रिशिएट, लेकिन फिर हमने ये सारी क्यों की? तो ये कह रहा है कि समझने के लिए, नेचर के इस ब्यूटीफुल एफिशिएंसी प्रोसेस को समझने के लिए ये करना ज़रूरी है। टू अप्रिशिएट द ब्यूटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द लिविंग सिस्टम इन एक्सट्रैक्शन एंड स्टोरिंग एनर्जी। ठीक है। Hence, there can be a net gain of 38 ATP molecules during aerobic respiration of 1 molecule of glucose. ठीक है। ये हुआ आपके NCERT का रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। अब इसमें एक और चीज़ ध्यान रखना, एक एडिशनल पॉइंट लिखवा रही हूँ मैं तुमको यहाँ पर। कई बार नीट में क्वेश्चन आता है और उसमें लिखा रहता है कि 1 ग्लूकोज से हमें कितने ATP मिले। 38 ATP ऑप्शंस में ही नहीं होता, बल्कि उसकी जगह 36 ATP होता है। तो यस, ये भी एक बहुत प्रोबेबल सिचुएशन है। बहुत बार ऐसा होता है कि 1 ग्लूकोज का नेट गेन 38 की जगह 36 ATP माना जाता है। ये क्यों है? ध्यान से सुनना, ये एक एडिशनल पॉइंट बता रही हूँ मैं तुमको। हमने पढ़ा कि NADH2 को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना है, तो माइटोकॉन्ड्रिया पे मैंने कहा यहाँ पे कुछ शटल होते हैं। शटल मतलब व्हीकल्स, चैनल गेट्स। जब खुलेंगे ये तो ही NADH2 अंदर जाएगा। ठीक है। शटल का मतलब चैनल गेट्स, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं ये। ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है बच्चों, हमारी ह्यूमन बॉडी में ही या बैक्टीरिया, यूकैरियोट, सबको कंपेयर करो, अलग अलग सेल्स में 2 तरह के शटल गेट्स होते हैं। एक शटल गेट तो ऐसा होता है जो फ्री सर्विस करता है, NADH2 को फ्री में अंदर भेज देता है, कोई चार्ज नहीं करता, तो वहाँ पर तो 38 ATP रहेगा नेट गेन। बट एक शटल ऐसा भी होता है जो क्या करता है, एक NADH2 को भेजने के लिए 1 रुपीज़ चार्ज करता है, तो 2 NADH2 को भेजने के लिए 2 ATP चार्ज करेगा। तो उस केस में हमको नेट गेन क्या मानना पड़ता है? 38 - 2 36 ATP। ठीक है। उन शटल गेट्स के नाम आपको नहीं पढ़ने। जनरली जो फ्री शटल होता है वो होता है मास शटल, मैलेट एस्पार्टेट शटल, और जो पैसे लेता है वो होता है GP शटल, ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल। बट इतना आपसे नहीं पूछेंगे, सिर्फ आप इतना सा लिख लो कि नोट डाल के, कहाँ गया वो पॉइंट, कि 1 ग्लूकोज, ऐसा लिखना, 1 मिनट रुको, इन, यहाँ पे आप लिखना, इन certain cases 1 glucose will give 36 ATP. क्यों? because 2 ATP are spent, बने तो 38 ही हैं बट 2 हमने माइनस कर दिए। क्यों माइनस कर दिए? 2 ATP are spent during transport of NADH2 from cytoplasm to mitochondria। ठीक है क्या? बाय शटल। जब शटल से इसको ट्रांसपोर्ट कर रहे थे तो शटल ने इसको क्या करा? चार्ज कर लिया। कौन से NADH2 हैं ये? जो ग्लाइकोलाइसिस में बने। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? अच्छी तरह से। चलिए, तो ये हो गया आप लोगों का बैलेंस शीट का पूरा, ये समझ में आ गया। तो वैसे तो 1 ग्लूकोज से 38 ATP ही मानने, बट मैं आपको इसके एग्जांपल नहीं बता रही, फिर इसकी बहुत डिटेल होती है कि भाई मैलेट एस्पार्टेट शटल कहाँ कहाँ है, ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल कहाँ कहाँ है, बट हमें अननेसेसरी इतनी डिटेल्स नहीं पढ़नी है। बस जस्ट रिमेंबर कि वैसे तो 1 ग्लूकोज इज इक्वल टू 38 ATP, बट अगर कहीं पर 2 ATP एडिशनली खर्च हो गए हैं तो उसको भी हमें बैलेंस शीट में गिनना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो उस केस में हम कहते हैं 1 ग्लूकोज विल गिव 36 ATP इंस्टेड ऑफ 38। ठीक है, डन। अब आगे क्या लिखा है NCERT में देखते हैं। अब NCERT में आगे थोड़ा सा एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट हो गया ना, तो थोड़ा सा एरोबिक और एनारोबिक को कंपेयर किया है। फर्मेंटेशन का मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन को कंपेयर किया है। देखें क्या क्या पॉइंट्स लिखे हैं। फर्स्ट पॉइंट, फर्मेंटेशन अकाउंट्स ओनली अ पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। यस वी नो, इसमें ग्लाइकोलाइसिस मेन प्रोसेस है तो उसको सिर्फ पार्शियल ब्रेकडाउन ही मानेंगे। Whereas in aerobic respiration it is completely degraded, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट्स क्या हैं? CO2 एंड वाटर। केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना तुम कि कंप्लीट कंबशन के फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं CO2 एंड वाटर, लेकिन इनकम्प्लीट कंबशन के फाइनल प्रोडक्ट होते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हो CO एंड वाटर। CO बनता है मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, CO2 एंड वाटर नहीं बनता। ठीक है,
तो यहाँ पर अगर एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें लास्ट में CO2 और H2O मिला ना, तो एरोबिक रेस्पिरेशन तो एक कंप्लीट कंबशन है, लेकिन एनारोबिक में या तो इथेनॉल मिल गया या लैक्टिक एसिड मिल गया, तो दैट इज द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसको मैंने ना यहाँ पर टेबुलेट भी कर दिया है, आप भी ये टेबल बना लेना कि एनारोबिक और एरोबिक में क्या डिफरेंस है। तो पहले मैंने एनारोबिक लिख दिया, पार्शियल ऑक्सीडेशन एरोबिक में कंप्लीट होता है, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में है, ये प्रेजेंस में है, ये फाइनल प्रोडक्ट्स हो गए, ये ATP गेन हो गया। अब देखो ATP गेन में फ़र्क है ना, एरोबिक में 36 या 38 ATP, जबकि एनारोबिक में सिर्फ वो ग्लाइकोलाइसिस के 2 ATP ही हैं। इवन जो ग्लाइकोलाइसिस में 2 NADH2 बने थे उनको भी हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ETS तो हम देख ही नहीं रहे ना एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन का नेट गेन होता है ओनली 2 ATP। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही होगा, जबकि इसके लिए दोनों की ज़रूरत है। ठीक है, तो देखें यहाँ क्या लिखा है। सेकेंड पॉइंट, इन फर्मेंटेशन there is a net gain of only 2 molecules of ATP for each molecule of glucose degraded to pyruvic acid, whereas many more molecules of ATP are generated under aerobic conditions। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, फर्मेंटेशन में आपको सिर्फ 2 ATP मिलेंगे for each molecule of glucose, whereas many more molecules of ATP, many more का मतलब या तो 38 या 36 ATP आर जनरेटेड अंडर एरोबिक कंडीशन। और तीसरा डिफरेंस क्या लिखा है भाई, NADH इज ऑक्सीडाइज टू NAD प्लस रादर स्लोली इन फर्मेंटेशन, हाउएवर द रिएक्शन इज वेरी विगरस इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये ऐसा कहना चाह रहा है, अगर तुम्हें ध्यान हो तो फर्मेंटेशन में हमने क्या किया था, जो NADH2 ग्लाइकोलाइसिस में प्रोड्यूस हुए थे उन्होंने रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम किया था और पायरुवेट को लैक्टिक एसिड या इथेनॉल में बदल दिया था। तो वो बहुत ही स्लो एक्सरसाइज है, बहुत धीरे धीरे होता है वो प्रोसेस। जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में जैसे NADH2 बना उसको माइटोकॉन्ड्रिया में भेज दिया जाता है और वो ETS में पार्टिसिपेट करके ATP बना देता है। तो वैसे भी एरोबिक रेस्पिरेशन एक विग्रस प्रोसेस है, जबकि फर्मेंटेशन एक स्लो प्रोसेस है। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात करें तो एनारोबिक कुछ बैक्टीरिया में होता है, फंजाई में होता है, कुछ पैरासाइट्स में भी होता है, हमारी बॉडी में आपको पता है इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स को में होता है, और एरोबिक रेस्पिरेशन तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ये लास्ट में 2-3 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी डिटेल्स नहीं है। नाउ व्हाट इज एम्फीबॉलिक पाथवे। अभी तक हमने कैटाबॉलिक पढ़ा है, एनाबॉलिक पढ़ा है, ये एम्फीबॉलिक क्या होता है भाई। एम्फी वर्ड का मतलब सबको पता है डुअल, जब बोलते हैं ना एम्फीबियंस। ठीक है, बॉलिक यहाँ पर आया मेटाबॉलिज्म के रेफरेंस में। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई जो हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था ना प्लांट्स में, उसमें ग्लूकोज बना था, तो वो कैसा प्रोसेस है, उसको आप कहोगे मैम एनाबॉलिक प्रोसेस है, सिंथेसाइज हो रही हैं चीज़ें। रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है, क्योंकि ग्लूकोज टूट रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है ग्लूकोज का, तो रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है भाई। अब लेकिन यहाँ NCERT में क्या लिखा है कि वैसे तो रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, नो डाउट, क्योंकि चीज़ें टूट रही हैं, लेकिन रेस्पिरेशन को मोर अप्रोप्रिएटली हमें कहना चाहिए एम्फीबॉलिक पाथवे। क्यों भाई एम्फीबॉलिक पाथवे क्यों कह रहे हैं, क्या रेस्पिरेशन में कुछ बन भी रहा है, बिल्कुल बन रहा है। क्या लिखा है यहाँ पर हम पढ़ लेंगे, पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। इन्होंने कहा है कि भाई रेस्पिरेशन में जो बीच बीच में प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ना, एसिटाइल CoA, सिट्रिक एसिड, पायरुविक एसिड या सक्सीनिक एसिड, इनको सेल कई सारे पर्पस के लिए विड्रॉ भी करती रहती है, यूज़ करती रहती है। तो रेस्पिरेशन सेल के लिए एक एनाबॉलिक पाथवे भी है। रेस्पिरेशन सेल को कुछ प्रोडक्ट्स बना के देता है जिससे सेल अपनी दूसरी चीज़ें कर सके, लेकिन साथ में रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन भी हो रहा है, तो ये कैटाबॉलिक भी है। तो ज़्यादा सही है कि हम रेस्पिरेशन को क्या कहें, एम्फीबॉलिक पाथवे कहें इंस्टेड ऑफ कैटाबॉलिक। समझ में आ गया, पढ़ लेते हैं NCERT से। ग्लूकोज इज द फेवर्ड सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन, येस वी नो। ऑल, आपको पता है ना शुरू में हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन तीनों को सेल यूज कर सकती है। फर्स्ट प्रेफरेंस देती है कार्बोहाइड्रेट को, अगर खत्म हो गया है स्टोर तो फैट्स को, फैट्स भी अगर खत्म हो गया एडिपोज टिश्यू में तो फिर सेल किसको चूज करती है, प्रोटीन्स को। ठीक है, तो ग्लूकोज इज द फेवर्ड सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन, ऑल कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स में भी ऐसा नहीं है कि हमारे पास स्टार्च है या ग्लाइकोजन है तो सीधा उसका ग्लाइकोलाइसिस कर देंगे। दिस इज अ रूल कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट है तो उसको पहले ग्लूकोज में या फ्रक्टोज में बदलना पड़ेगा, उसके बाद ही वो ग्लाइकोलाइसिस को शुरू करेगा।
अदर सबस्ट्रेट्स कैन ऑल्सो बी रेस्पायर्ड एज बीन मेंशन्ड अर्लियर। अदर सबस्ट्रेट से मतलब है यहाँ पर प्रोटीन्स या फैट्स को भी सेल यूज कर सकती है, ठीक है। बट देन दे डू नॉट एंटर द रेस्पिरेटरी पाथवे एट द फर्स्ट स्टेप। क्लियर। अब यहाँ पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर कोई दूसरा सबस्ट्रेट पार्टिसिपेट कर रहा है ना, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इस पाथवे में फर्स्ट स्टेप पर एंटर करे। क्यों ज़रूरी नहीं है? देखो इधर ये एक चार्ट दिया है तुम्हारी बुक में, बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट है, इस पर से क्वेश्चंस भी आते हैं, बहुत ईजी है, समझना है बस तुमको। इस पर स्टार बना देना, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर तुमको तीनों सबस्ट्रेट दिखाए हैं, ये तीनों रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हैं क्या? ये तीनों क्या है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। फर्स्ट चॉइस क्या है सेल के पास? कार्बोहाइड्रेट। सेल क्या करेगी? कोई भी कार्बोहाइड्रेट है तो उसको सिंपल शुगर्स में बदल लेगी, या तो ग्लूकोज या तुम्हें पता है फ्रक्टोज भी बना सकती है, मेनली ग्लूकोज बनता है, ठीक है। अब ये इन्होंने देखो जरा ध्यान से, ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप दिखाए हैं क्या? सारे नहीं दिखाए, बीच बीच में से दिखा दिए, है पूरा पाथवे बट बीच बीच में से दिखा दिए। जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया पहला स्टेप, फिर ध्यान है सेकेंड स्टेप पर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना था, फिर थर्ड स्टेप पर फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बन गया था, फिर फोर्थ पर स्प्लिटिंग हो गई थी, फिर ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। कौन है ये? पहचान गए? PGAL है ये, तो 3PGL भी बोल सकते हो तुम इसको। और ये कौन है? DHAP, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। हमेशा इनके फुल शॉर्ट फॉर्म के साथ याद रखा करो, ठीक है। DHAP। फिर क्या हुआ था? 3PGL ने अलग अलग स्टेप किए थे, यहाँ पर 6th to 10th सारे स्टेप जब हो जाएंगे तो फाइनली बन जाएगा पायरूवेट। रिवाइज करना है, 3PGL से 1,3 बिस PGA, 1,3 बिस PGA से 3PGA, 2PGA, पैप और पायरूवेट, यही था। नाउ तो ये इन्होंने पूरा ग्लाइकोलाइसिस दिखा दिया है, ठीक है। अब पायरूवेट क्या करेगा? अगर कार्बोहाइड्रेट का ही चल रहा है तो लिंक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, फिर लिंक रिएक्शन से क्या बनेगा? एसिटाइल कोए बनेगा, फिर क्रैब साइकिल होगा, CO2 बनेगी और इस दौरान सब एनर्जी बनेगी अलग अलग, ठीक है भाई। अच्छा, क्रैब साइकिल में ना कुछ स्टेप्स पर वाटर भी बन जाता है, इसलिए इन्होंने यहाँ पर वाटर दिखाया है। बाकी हम जो नेट वाटर लिखते हैं उसमें क्रैब साइकिल में कहीं कहीं वाटर यूज भी होता है और बनता भी है, तो लगभग जो हमें नेट गेन वाटर मिलता है वो ETS वाला बाय प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जो ऑक्सीजन सबसे टर्मिनल स्टेप पर बनाती है, ये बात ध्यान रखना तुम। नाउ तो अगर कार्बोहाइड्रेट को पार्टिसिपेट करना है तब तो कहानी बिल्कुल क्लियर है, हम पढ़ते ही आए हैं। बट अगर प्रोटीन या फैट को पार्टिसिपेट करना है तो फिर ये प्रोसेस कैसे होगा? देखो, अगर प्रोटीन को इस प्रोसेस में चलो पहले फैट्स में बताती हूँ। अगर फैट्स को इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना है तो हमारी बॉडी में फैट जिस भी फॉर्म में स्टोर्ड है ना, तुमने डाइजेस्टिव सिस्टम की थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज तुमको होगी कि हम जो भी घी, ऑयल, बटर वगैरह खाते हैं वो सब ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, बायोमोलिक्यूल में बताया था मैंने तुम्हें, और वो सीधा एब्जॉर्ब नहीं होते। पहले उन ट्राइग्लिसराइड्स को लाइपेज एंजाइम जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में है वो किस में तोड़ता है? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में तोड़ता है। फिर ये एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आते हैं, ब्लड से ये सेल्स को सप्लाई होते हैं। अगर सेल्स को इनकी ज़रूरत नहीं है तो ये सब चले जाते हैं एडिपोज टिश्यू में, लिवर में, वहाँ जाके ये स्टोर हो जाते हैं अगेन ग्लिसराइड्स की फॉर्म में, ठीक है। अब अगर सेल को ज़रूरत है फैट्स को ऑक्सीडाइज करने की तो अगेन उन ग्लिसराइड्स को अपनी सिंपल फॉर्म में आना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स फैट्स को यूज़ नहीं कर सकती हमारी सेल, ठीक है। तो ये फैट्स बनाएंगे अपने सिंपल फॉर्म फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। याद है, अच्छे से पढ़ा था बायोमोलिक्यूल में हमने कि फैट्स आर नॉट अ चेन, मतलब पॉलीमरिक चेन नहीं है। फैट का जो कंपाउंड होता है उसमें सेंटर में ग्लिसरॉल होता है, अगर उससे एक फैटी एसिड जुड़े तो मोनोग्लिसराइड, 2 जुड़ जाएं तो डाईग्लिसराइड, 3 जुड़ जाएं तो ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। तो जिस भी फॉर्म में फैट है उसको अलग अलग होना पड़ेगा, ग्लिसरॉल अलग हो जाएगा, फैटी एसिड अलग हो जाएगा। अब हमेशा ध्यान रखना, अगर इनको ऑक्सीडाइज होना है तो इस फर्स्ट स्टेप से शुरू नहीं होती इनकी कहानी। कहाँ से शुरू होती है? जो ग्लिसरॉल है बच्चों वो बदल जाता है इन दोनों में से किसी भी एक में। देखो ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल्डिहाइड मिलता जुलता है, तो ग्लिसरॉल जो है वो बदल जाएगा DHAP या PGAL में, तो इट एंटर इनटू ग्लाइकोलाइसिस फ्रॉम 4th स्टेप या 5th स्टेप, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग एनर्जी कैलकुलेशन भी बदल जाएगी पूरी। और जो फैटी एसिड्स होते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पर आता है, इस वाले पर। फैटी एसिड्स हमेशा ध्यान रखना मेटाबोलाइज होकर बनाते हैं एसिटाइल कोए। वो जो इंटरमीडिएट था ना ग्लाइकोलाइसिस और क्रैब साइकिल के बीच का, जो लिंक रिएक्शन से बना था, एसिटाइल कोए, ठीक है। तो फैटी एसिड बदल जाते हैं एसिटाइल कोए में, और ग्लाइकोलाइसिस से उनको मतलब ही नहीं है, सीधा लिंक रिएक्शन से इस प्रोसेस को ज्वाइन करते हैं, मतलब क्रैब साइकिल से इस प्रोसेस को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या? तो ये हो गया फैट्स का ऑक्सीडेशन।
अगर सेल के पास फैट भी खत्म हो गया भाई, अब तो बारी आ गई प्रोटीन्स की। सेल हमेशा अवॉइड करती है क्योंकि प्रोटीन सेल का स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, बिल्डिंग ब्लॉक है, पर फिर भी अगर नहीं है अब फैट तो प्रोटीन्स को यूज़ करना ही पड़ेगा, एटीपी तो बनानी पड़ेगी। तो फिर प्रोटीन्स कैसे यूज़ होते हैं देखना, पहले प्रोटीन्स का होता है डीएमिनेशन। हमारी बॉडी में प्रोटीन किसी भी फॉर्म में हो, पहले प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में बदला जाता है। वैसे तुम्हें पता है डाइजेस्टिव सिस्टम भी प्रोटीन, जो भी हम प्रोटीन खाते हैं उन सबको डाइजेस्ट करके अमीनो एसिड्स ही बनाता है। अमीनो एसिड एब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड में, ब्लड उन्हें सेल्स को दे देता है, सेल्स उन अमीनो एसिड से फिर से प्रोटीन बना लेती है अपने ज़रूरत की और उससे अपने काम चलाती रहती है। अगर सेल को ज़रूरत पड़े तो पहले वापस से उस सेल को, प्रोटीन को किस में बदलना पड़ेगा, अमीनो एसिड्स में। अब ये अमीनो एसिड कैसे एंटर करें भाई इस पाथवे में, तो देखो यहाँ तो इन्होंने सिर्फ एक ही एरो बताया है कि अमीनो एसिड जो है वो पायरूवेट में बदल जाते हैं, बट अभी हम थ्योरी में पढ़ेंगे कि ज़रूरी नहीं है हर अमीनो एसिड पायरूवेट बनाए। या तो अमीनो एसिड पायरूवेट बनाते हैं, कुछ अमीनो एसिड एसिटाइल कोए बनाते हैं, और कुछ अमीनो एसिड सीट्रिक एसिड, आइसोसीट्रिक, सक्सिनिक एसिड, जो भी इसके प्रोडक्ट्स थे ना उनमें से भी किसी में बदल सकते हैं। तो अमीनो एसिड रेस्पिरेटरी पाथवे में कैसे एंटर करते हैं तुमसे पूछ लेंगे, तो ईदर दे आर कन्वर्टेड इनटू पायरूवेट, और दे आर कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोए, और दे आर कन्वर्टेड इनटू एनी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ क्रैब्स साइकिल। समझ गए क्या? क्योंकि अमीनो एसिड भी तो बहुत तरह के हैं ना बच्चों, 20 तरह के अमीनो एसिड हैं, किस तरह के अमीनो एसिड हैं, तो डिपेंड करेगा कि कौन सा अमीनो एसिड किस में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से आप लोगों को? तो इस तरह से ये तीनों के ऑक्सीडेशन पाथवे आपको बता दिए गए हैं। क्लियर? अब आते हैं हम वापस, यहाँ क्या लिखा है देखो भाई, सी द फिगर 14.6 टू सी द पॉइंट्स ऑफ एंट्री ऑफ डिफरेंट सबस्ट्रेट, जो कि हमने अभी सीखा। क्या लिखा है देखें, फैट्स की अगर बात करें तो दे वुड नीड टू बी ब्रोकन डाउन इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। फर्स्ट, अगर फैटी एसिड को रेस्पायर करना है तो बताओ याद हुआ कहाँ से एंटर करेगा, फैटी एसिड्स कन्वर्ट होंगे एसिटाइल कोए में, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंड एंटर द पाथवे। लेकिन अगर ग्लिसरॉल बना है तो ग्लिसरॉल वुड एंटर द पाथवे बाय कन्वर्टिंग इनटू PgAl। देखो यहाँ पे थ्योरी में लिख दिया ना, यहाँ पर तो तुम्हें DHAP पे दिखाया है, बट ये दोनों तो एक दूसरे के आइसोमर ही हैं, तो DHAP PgAl कुछ भी आ सकता है ऑप्शन में। ठीक, देन अगर हम बात कर रहे हैं प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन्स कैसे एंटर करेंगे भाई, प्रोटीन्स वुड बी डिग्रेडेड बाय प्रोटीएज एंजाइम। पहले प्रोटीएज एंजाइम उनका क्या करेंगे, एंड द इंडिविजुअल अमीनो एसिड्स आफ्टर डीएमिनेशन डिपेंडिंग ऑन, एक मिनट रुको, यहाँ पर हम एक चीज़ करेक्ट कर लेते हैं, हमने डीएमिनेशन ना यहाँ पर लिख दिया है, वेट, ये डीएमिनेशन यहाँ मत लिखो, यहाँ पर तो ये क्या कह रहा है, यहाँ पर तो ये कह रहा है कि प्रोटीएज एंजाइम ने बनाए हैं अमीनो एसिड्स, दिस इज नॉट डीएमिनेशन। अब अमीनो एसिड को डीएमिनेट कर दिया, यानी उसके अमीनो एसिड को किसी और एसिड में कन्वर्ट कर दिया, तो ये जो प्रोसेस हो रहे हैं ना सारे, इस प्रोसेस को कहते हैं डीएमिनेशन। ठीक है, अब पढ़ लें दोबारा एनसीईआरटी से, क्या लिखा है कि द प्रोटीन्स वुड बी डिग्रेडेड बाय प्रोटीएजेज एंड द इंडिविजुअल अमीनो एसिड आफ्टर डीएमिनेशन डिपेंडिंग ऑन देयर स्ट्रक्चर वुड एंटर द पाथवे एट सम स्टेज। वो सम स्टेज क्या हो सकती है, या तो वो क्रैब्स साइकिल में एंटर करेंगे, या वो पायरूवेट बना सकते हैं, या वो एसिटाइल कोए बना सकते हैं। तीनों पॉसिबिलिटी हैं प्रोटीन्स के अमीनो एसिड्स के पास। क्लियर है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने इस पूरे को लिंक किया है एम्फीबॉलिक पाथवे से। सिंस रेस्पिरेशन इन्वॉल्व breakdown of substrate, the respiratory process has traditionally considered as a catabolic process, but obvious, and the respiratory pathway को हम बोलेंगे catabolic pathway। फर्क समझ रहे हो? बस प्रोसेस और पाथवे का फर्क है कि इसको एक सिंगल स्टेप प्रोसेस मानोगे तो मान लो, पूरा पाथवे मान लो, अल्टीमेटली ये क्या है, कैटाबॉलिक पाथवे है। बट इज दिस अंडरस्टैंडिंग करेक्ट? We just discussed at which point in the respiratory pathway different substrate would enter if they were to be respired and used to derive energy. What is important to recognize is that it is these very compounds that would be withdrawn from the respiratory pathway for the synthesis of the said substrate। क्या कह रहा है ये पॉइंट, कि भाई ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा चीज़ें टूट ही रही हैं, जो बीच बीच में प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, सेल उनको किसी दूसरे पर्पस में यूज़ भी कर सकती है निकाल के। तो उस रेफरेंस में रेस्पिरेशन ने सेल को कुछ बना कर दिया है, तो ये हो गया एनाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, देखो एग्जाम्पल से समझाया है। हेंस फैटी एसिड्स
वुड बी ब्रोकन डाउन टू एसिटाइल कोए, जैसे हमने पढ़ा बिफोर एंटरिंग द रेस्पिरेटरी पाथवे, व्हेन इट इज यूज्ड एज अ सबस्ट्रेट, बट व्हेन द ऑर्गेनिज्म नीड टू सिंथेसाइज फैटी एसिड, मान लो ऑर्गेनिज्म को किसी और काम के लिए फैटी एसिड चाहिए, तो सेल क्या करेगी, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होते आ रहा है, लिंक रिएक्शन से एसिटाइल कोए बना, एसिटाइल कोए को निकाल लेगी, बोलेगी चलो फैटी एसिड बनाओ, मुझे किसी और काम के लिए चाहिए, तो उस केस में रेस्पिरेशन क्या हो गया, एनाबॉलिक प्रोसेस हो गया। तो यहाँ क्या लिखा है कि when the organism need to synthesize fatty acid, acetyl CoA would be withdrawn from the respiratory pathway। इस पॉइंट को तो तुम हाईलाइट ही कर लो, ठीक है क्या, एसिटाइल कोए को निकाला गया है प्रोसेस से, hence the respiratory pathway comes into the picture both during breakdown and synthesis of fatty acid। ब्रेकडाउन के वक्त भी हो रहा था यूज और सिंथेसिस के वक्त भी यूज हो रहा है। सिमिलरली इसी तरह एक और एग्जाम्पल दिया है, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, क्यू रेस्पिरेशन को एम्फीबॉलिक कहते हैं। सिमिलरली ड्यूरिंग ब्रेकडाउन एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट बिकम द लिंक, कभी जुड़ जाते हैं कभी निकल जाते हैं। इसका उल्टा भी तो हो सकता है ना बच्चों, कि एसिटाइल कोए को या एसिट्रिक एसिड को निकाल लिया, अमीनो एसिड में बदल दिया और उस अमीनो एसिड से प्रोटीन बना ली, तो ये क्या हो गया, एनाबॉलिक हो गया। क्लियर है? सो ब्रेकिंग डाउन द प्रोसेस विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कैटाबॉलिज्म and synthesis is the anabolism. Now because the respiratory pathway is involved in both anabolism and catabolism, it would hence be better to consider the respiratory pathway as an amphibolic pathway rather than as a catabolic one। समझ में आ गया? तो इस अगर हम ओवरऑल अगर हम एक सिंगल प्रोसेस माने तब तो इसको कैटाबॉलिक प्रोसेस रहने दो। अगर हम कह रहे हैं कि भाई ये किस तरह का प्रोसेस है तब तो इसको एक कैटाबॉलिक प्रोसेस कह दो, बट एज अ पाथवे अगर आप इसको कंसीडर करोगे तो पाथवे को आप प्योरली कैटाबॉलिक पाथवे ना कह के क्या कहोगे, एम्फीबॉलिक पाथवे, क्योंकि इस पाथवे में बीच बीच में कई ऐसे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं जिनको सेल निकाल कर दूसरे मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस कर सकती है। ठीक है, समझ में आ गया अच्छी तरह से। नाउ लास्ट में एक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है आरक्यू, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। ये क्या है भाई, इसको कहते हैं सिंपली आरक्यू, और बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चों। आपको पता है कोई भी सब्सटेंस अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो CO2 बन रही है, O2 यूज हो रही है। तो व्हाट इज आरक्यू, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड। जब नीट में एक बार ये क्वेश्चन आया तो इसको रिवर्स करके भी लिख दिया था, या तो लिख देंगे एक ऑप्शन में वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड ऊपर, CO2 इवॉल्व नीचे, और एक ऑप्शन में ऐसे भी लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ CO2 लिखा भी गया था, वॉल्यूम ऑफ CO2 ऊपर ही लिखा लेकिन यहाँ कंज्यूम लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ O2 नीचे ही लिखा लेकिन यहाँ इवॉल्व लिख दिया। अब तुम जल्दीबाजी में देखोगे नहीं, फर्स्ट ऑप्शन हाँ CO2 ऊपर है O2 नीचे है, देखा ही नहीं आगे कि गलत लिख दिया है। CO2 कंज्यूम थोड़ी ना होती है रेस्पिरेशन में, CO2 तो इवॉल्व होती है, O2 कंज्यूम होती है। तो ढंग से पढ़ के ही अपना आंसर देना है। ओके, तो what is RQ? RQ is the volume of CO2 evolve upon volume of O2 consumed। ठीक है, let us now look at another aspect of respiration। During aerobic respiration we know O2 is consumed, CO2 is released, so the ratio of volume of CO2 upon volume of O2 is called respiratory quotient, या इसको respiratory ratio भी कहते हैं। कहीं तुम सोचो respiratory ratio क्या है भाई, हमने तो quotient पढ़ा है, तो एक ही बात है। ठीक है, क्लियर? अब ये जो RQ है इसकी वैल्यूज़ अगर हम निकालें कार्बोहाइड्रेट के लिए, प्रोटीन के लिए, फैट के लिए, तो अलग अलग आएगी वैल्यू। देखो क्यों आएगी, अभी पढ़ते हैं हम। द वैल्यू ऑफ RQ डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सबस्ट्रेट यूज्ड। कैसे देखना, व्हेन कार्बोहाइड्रेट आर यूज्ड एज सबस्ट्रेट, अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं तो यू नो इनके ऑक्सीडेशन में, जैसे आप ग्लूकोज की बात कर लो, ये रिएक्शन देख लो, ग्लूकोज में आपको पता है 6 O2 यूज होता है और 6 ही CO2 निकलता है, तो इसका मतलब 6/6 क्या आएगा, 1। तो आप कार्बोहाइड्रेट्स का चाहे ग्लूकोज का चाहे फ्रक्टोज का फॉर्मूला सेम है, रिएक्शन भी सेम रहती है, और कोई कार्बोहाइड्रेट तो ऑक्सीडाइज होता नहीं है। तो हमेशा कार्बोहाइड्रेट्स के लिए RQ की वैल्यू क्या रहेगी, 1। आपसे पूछ लेंगे क्यों, बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड। ठीक है, तो RQ की वैल्यू यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाई है, इनको हम टेबल में कन्वर्ट कर दिया है। कार्बोहाइड्रेट के लिए RQ क्या होता है, 1। ठीक है, अब देखो आगे, यहाँ पर इक्वेशन लिख देना, यहाँ पे मैंने दोबारा से RQ1 लिख दिया, इक्वेशन लिख देना। ठीक है, यहाँ पर इक्वेशन आ जाएगी C6H12O6 प्लस 6 O2 से बनता है 6 CO2 प्लस 6 वाटर प्लस एनर्जी। दैट्स वाई RQ इज 1, क्योंकि ये भी 6 है और ये भी 6 है। ठीक है,
आगे देखो भाई, नेक्स्ट क्या लिखा है, नाउ बिकॉज इक्वल अमाउंट ऑफ CO2 एंड O2 आर कंज्यूम्ड एंड इवॉल्व। नाउ ये हो गया फर्स्ट किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। अब फैट्स के लिए देखते हैं RQ क्या होगा। When fats are used in respiration, the RQ become less than 1। कैसे भाई ये less than 1 क्यों हुआ, जरा ध्यान से देखो। इसके लिए भी इन्होंने इक्वेशन दिखाई है कि अगर हम पूरा समराइज करें, किसी एक फैटी एसिड को ले लिया इन्होंने ट्राइपामिटिन, अब हो सकता है तुमसे ट्राइपामिटिन का फॉर्मूला पूछ ले, सारे फैटी एसिड्स का नहीं पूछेंगे, बट ट्राइपामिटिन का NCERT में दिया है इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। क्या फॉर्मूला है याद रखना, ट्राइपामिटिन के फॉर्मूले में C, H और O के एटम्स देखने हैं ना, तो C के हैं 51, H के हैं 98 और O देखो कितनी कम है, सिर्फ 6 एटम्स हैं इसके पास ऑक्सीजन के। अगर तुम्हें इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना है, यानी C को बदलना है CO2 में, H को बदलना है H2O में, तो कितनी सारी ऑक्सीजन लगेगी कि नहीं, क्योंकि इसके पास सिर्फ 6 एटम है ऑक्सीजन के। तो देखो जब फैट ऑक्सीडाइज हो रहा है, फैटी एसिड ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो 145 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 खर्च होंगे सेल के। इसीलिए सेल फैट्स को प्रेफर्ड सबस्ट्रेट नहीं मानती कि भैया मैं तो ग्लूकोज से काम चला लूंगी, इतनी ऑक्सीजन कहाँ से लाएंगे। एक तो फैट्स का रेस्पिरेशन बहुत धीरे होता है बच्चों, दूसरा कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में, दूसरा ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा खर्च होती है, इसलिए नेचर ने फैट्स को प्रेफर्ड सबस्ट्रेट नहीं बनाया। सेम यही कहानी प्रोटीन्स की भी है, ठीक है। नाउ तो 145 O2 खर्च हो गए सेल के, ठीक है भाई। देखें CO2 भी उतनी बन रही है क्या, नहीं, थोड़ी सी कंपैरेटिवली CO2 कम बनी है, 102 CO2 के मॉलिक्यूल बने हैं, 98 H2O बना है, बट ऑब्वियस 98 H था तो 98 हो गया, ठीक है। ये भी देखो बड़ा आसान है याद रखना, C51 इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो 51 × 2 102, तो CO2 102, ये 98, यहाँ तो 2 वैसे ही आ रहा है, तो 98 × 2 वही 98 × 2 हो गया और एनर्जी बन गई, ठीक है। थोड़े से अगर तुम लॉजिक्स लगा लो ना तो बायो में रटने की चीज़ें 1/4 रह जाती हैं, ओके। अब RQ निकालो भाई, 102/145 करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर आएगा 0.7। ना सिर्फ ट्राइपामिटिन, किसी भी फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होता है ना, तो जनरली जो आंसर है वो 0.7 के आसपास ही आता है। तो क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि फैट्स का जो RQ है वो लेस देन 1 होता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। दोनों तरह से क्वेश्चन आ जाएगा, या तो तुमसे पूछ लेंगे फैट्स का RQ बताओ, ऑप्शंस में वैल्यू आ जाएगी 0.2, 0.3, 0.4, 0.7, या इक्वल टू 1, मोर देन 1, लेस देन 1 या 0, तो सिंपली लेस देन 1। ये हुई किसकी बात, प्रोटीन्स की। अब आ जाओ तुम फैट्स, ये हुई बात फैट्स की। अब आ जाओ प्रोटीन्स पर। प्रोटीन्स अगर एक रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है तो द रेशो वुड बी अबाउट 0.9। देखो अगेन प्रोटीन्स के लिए भी लिख दो लेस देन 1 ही होता है, प्रोटीन्स का भी क्या होता है, लेस देन 1 ही होता है। यहाँ पे इन्होंने इक्वेशन से नहीं बताया, बट अगर हम किसी प्रोटीन का पूरा उसमें जो अमीनो एसिड्स हैं उसका फॉर्मूला वगैरह बना के ऑक्सीडेशन देखेंगे ना, तो तुम देखना प्रोटीन्स में भी C और H ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू O। ऑक्सीजन एटम कम होते हैं तो वहाँ पर भी ज़्यादा ऑक्सीजन खर्च होगी, खूब सारे मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के काम आते हैं, और CO2 कंपैरेटिवली कम बनती है, ठीक है। तो वहाँ भी अगर आप पढ़ते हो ना मैथमेटिक्स में कि नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा है तो आंसर हमेशा 1 से कम ही आएगा, तो इसलिए प्रोटीन्स का RQ भी हमेशा 1 से कम आता है, लेकिन फैट से थोड़ा ज़्यादा आता है। समझ गए क्या बात, फैट का 0.7 है तो प्रोटीन का है 0.9। तो यहाँ टेबल में मैंने लिख दिया है कि फैट्स का RQ है 0.7, प्रोटीन का है 0.9, बट अल्टीमेटली रहता 1 से कम ही है, ठीक है। बात समझ में आ गई। नाउ अब NCERT में यहाँ पर 3 ही सबस्ट्रेट का बताया है, बट मैंने क्या किया है इस टेबल में ना 3 चीज़ें और ऐड की है। पहले बहुत अच्छे लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जाते थे, तब इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछते थे, अब तो खैर प्योर NCERT बेस्ड पेपर आता है, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है, एक बार सुन लो क्या है यहाँ पर। मैंने तुम्हें बताया था कि शुरू में कि कई बार ऑर्गेनिक एसिड्स भी यूज़ करती हैं प्लांट सेल्स अंडर सर्टेन कंडीशन, शुरू में आया था इसी चैप्टर में। तो ऐसा देखा गया है अगर ऑर्गेनिक एसिड्स यूज होते हैं तो ऑर्गेनिक एसिड्स में तुमको पता है एसिड में COOH होता है, तो C और H के कंपैरिजन में OO ज़्यादा है, ऑक्सीजन एटम ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर क्योंकि ऑक्सीजन एटम ऑलरेडी फॉर्मूले में ज़्यादा हैं तो कम ऑक्सीजन लगती है। तो अगर कम ऑक्सीजन लगेगी, नीचे वाली वैल्यू कम है और CO2 कंपैरेटिवली ज़्यादा बनती है, तो इसका आंसर क्या आएगा, मोर देन 1। तुम्हें पूरा फॉर्मूला वगैरह नहीं पढ़ना, बस इतना सा याद रखना, क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड्स आर already rich in oxygen, they are just a minute rich in oxygen, इनके पास ऑलरेडी खूब सारी ऑक्सीजन होती है तो कम O2 यूज होती है, इसलिए आंसर मोर देन 1 आता है। प्रोटीन्स एंड फैट्स आर ऑक्सीजन डेफिशिएंट हैं, इनके पास बहुत कम ऑक्सीजन एटम्स हैं,
इसलिए ज़्यादा O2 खर्च होती है तो आंसर 1 से कम आता है। सीधी सी बात है, ठीक है। अगर मान लो तुमको पूछ लें कि यार जो सक्यूलेंट ज़ेरोफाइट्स है ना, कैम प्लांट, बताओ उनमें RQ कितना आता होगा, तो तुम्हें ध्यान है हमने पढ़ा था कि कैम साइकिल में क्या होता है कि दिन में तो स्टोमेटा खुलते ही नहीं है, रात में खुलते हैं। रात में CO2 अंदर आती है और उस पूरी की पूरी CO2 को मैलिक एसिड की फॉर्म में कैद कर लिया जाता है ना। तो इसका मतलब जब वो रेस्पिरेशन भी करते हैं, उनके स्टोमेटा कब खुल रहे हैं? रात में। तो रेस्पिरेशन के लिए जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है वो रात में हो रहा है, तो क्या वो रात में CO2 को रिलीज कर रहे हैं क्या? नहीं, क्योंकि रात में जो भी CO2 बन रही है या दिन में भी जो भी CO2 बन रही है ना, ऑलरेडी उनके पास CO2 कम है, क्योंकि उनके स्टोमेटा मोस्ट ऑफ द टाइम बंद रहते हैं, तो वो CO2 निकालते ही नहीं है बच्चों, CO2 इवॉल्व ही नहीं करते हैं, इसलिए CO2 अगर इवॉल्व ही नहीं होगी, ऊपर की वैल्यू 0 है तो आंसर भी क्या हो जाएगा? 0। इसलिए सक्यूलेंट प्लांट्स के लिए RQ होता है 0, ठीक है। हालांकि तुमसे नहीं पूछेंगे इतना डिटेल में जाकर। ऐसे ही अगर बाई चांस पूछ ले एनारोबिक रेस्पिरेशन में बताओ, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन ही यूज नहीं हुई, अगर किसी चीज़ को 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या हो जाता है? इनफाइनाइट। तो इनका RQ होता है इनफाइनाइट। वैसे ये दोनों तुमसे नहीं पूछेंगे, बट इन केस इस तरह के ऑप्शंस हों तो जस्ट एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। नाउ लास्ट लाइन में क्या लिखा है? What is important to recognize is that in living organism, respiratory substrates are often more than one. Yes, हमने देखा। But क्या लिखा है? हाईलाइट करो। Pure proteins or pure fats are never used as respiratory substrate. अगर सेल के पास पूरा का पूरा ग्लूकोज का स्टोर खत्म हो गया है, ग्लाइकोजन स्टार्च खत्म हो गया है ना, तो सेल हार मान जाती है। ऐसा नहीं करती कि बिल्कुल भी ग्लूकोज नहीं है और सिर्फ प्रोटीन को यूज़ करे जा रही है, सिर्फ फैट को यूज़ करे जा रही है। हाँ, वो करती है इनको यूज़, बट हमेशा तब करती है जब थोड़ा ग्लूकोज अवेलेबल है, ग्लूकोज का भी चल रहा है और उसकी कमी पूरी करने के लिए साथ साथ में प्रोटीन और फैट को भी करेगी। प्योर प्रोटीन और प्योर फैट कैन नेवर बी यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, क्योंकि देखा तुमने उनमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन का खर्चा है, सेल अफोर्ड ही नहीं कर सकती इतनी ऑक्सीजन का खर्चा, ठीक है। समझ में आ गया? तो दिस इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। एक बार फटाफट से समरी में देख लेते हैं, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या ऐसा जो कि थ्योरी में नहीं था भाई। सबसे पहले प्लांट्स के लिए लिखा है, हमने पढ़ा था अनलाइक एनिमल्स नो स्पेशल ब्रीदिंग ऑर्गन्स, सिंपली स्टोमेटा और लेंटिकल्स यूज करते हैं, ठीक है। द ब्रेकिंग ऑफ CC बॉन्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन या कभी कभार ऑर्गेनिक एसिड्स। ग्लूकोज इज द फेवर्ड सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन, कई बार आ गया, भूलना मत। फैट एंड प्रोटीन कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन टू यील्ड एनर्जी। द इनिशियल स्टेज टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, यानी बात हो रही है ग्लाइकोलाइसिस की। इनिशियल स्टेज यानी बात हो रही है ग्लाइकोलाइसिस की, जिसमें कि क्या होता है, ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ब्रोकन इनटू 2 पायरुवेट, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। फेट ऑफ पायरुवेट डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं है, एनारोबिक कंडीशंस हैं, तो फर्मेंटेशन होगा, ईदर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस अंडर एनारोबिक कंडीशंस, किस में होता है? या तो प्रोकैरियोट्स में होता है या यूनिसेलुलर यूकैरियोट यानी यीस्ट में होता है। ये देखो एक नया पॉइंट आ गया। एंड इन जर्मिनेटिंग सीड्स, जब सीड जर्मिनेट कर रहे होते हैं बच्चों, वैसे तो सीड्स को ऑक्सीजन चाहिए तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन ही करते हैं, बट अगर बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं है बाई चांस, तो थोड़ा बहुत उनमें भी एनारोबिक रेस्पिरेशन करने की कैपेसिटी होती है। ओके, नाउ आगे क्या लिखा है देखो, इसलिए समरी पढ़नी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन सा रेस्पिरेशन होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। पायरुविक एसिड इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये फेट हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का, जिसमें पहले एसिटाइल कोए बनेगा विद द रिलीज ऑफ CO2। एसिटाइल कोए एंटर इनटू TCA साइकिल, जिसको आप क्रैब साइकिल भी कहते हो, जो कहाँ होता है? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। इससे बनेंगे डॉलर और पाउंड यानी NADH2 एंड FADH2। कहाँ जाएंगे ये जाएंगे ATP सिंथेसिस के लिए ETS में, ये भी जाएंगे, और लिखा है NADH2 जो ग्लाइकोलाइसिस में बना है वो भी जाएगा, ठीक है। दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय अ सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, जिनको आप कहते हो ETS। कहाँ है ये? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर। द इलेक्ट्रॉन्स एज दे मूव थ्रू द सिस्टम रिलीज इनफ एनर्जी, क्योंकि ये क्रिएट कर देते हैं एक प्रोटोन ग्रेडियंट, जिसकी वजह से ATPase कॉम्प्लेक्स 5th खुल जाता है और ATP का सिंथेसिस होता है। इस प्रोसेस को आप कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जिसके लिए हमने पढ़ा था ड्राइविंग फोर्स क्या है? रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। इन दिस प्रोसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
ऑक्सीजन इज द अल्टीमेट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो आ गया ना, वहां लिखा था इट इज द फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर, यहाँ आ गया अल्टीमेट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड फाइनली इट गेट रिड्यूस टू वाटर। जस्ट फोटोलाइसिस की रिवर्स रिएक्शन होती है, O2 हाइड्रोजन एटम्स को उठाती है, इलेक्ट्रॉन्स को उठाती है, और इसकी वजह से क्या बन जाता है, या तो हाफ H2O, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 H2O। क्लियर? ठीक है, कुछ गड़बड़ की हमने, हाँ यहाँ पर हाफ O2 लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर? यहाँ पर नहीं आएगा, देखो हो जाती है ना ऐसी गड़बड़ कभी कभार, यहाँ पर H2O लिखो, अब हुआ ये बैलेंस, ठीक है क्या, अब हो गया बैलेंस, यस। नाउ लास्ट में, द रेस्पिरेटरी पाथवे इज एन एम्फिबॉलिक पाथवे एज इट इन्वॉल्व बोथ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, and the RQ depends upon the type of respiratory substrate used during respiration। ये हो गया आपका चैप्टर खत्म। मज़ा आया पढ़ने में? बिल्कुल ऐसा लगा कि यार चीज़ें याद नहीं हो रही, समझ नहीं आ रही। अगर शुरू से एक एक सेशन साथ में अटेंड किया है तो मुझे नहीं लगता आप कभी भी तुम फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन इन दोनों चैप्टर से घबराओगे। चाहे फोटोसिंथेसिस का कोई भी पाथवे तुमसे पूछ लें, साइक्लिक ETS, नॉन साइक्लिक ETS, C3 पाथवे, C4 पाथवे, कैम पाथवे, फोटो रेस्पिरेशन, नाउ यू नो ऑल द थिंग्स। और रेस्पिरेशन का कोई पाथवे तुमसे पूछ लें, ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब साइकिल, ETS, सबको साथ साथ में याद करते चले हैं हम, ठीक है। अगर आपने साथ साथ में बनाया है इन सारे चार्ट्स को, तो अब आप एक काम करना है, जो भी प्रोसेस मैंने नाम बोले ना, नॉन साइक्लिक ETS, साइक्लिक ETS, C3 पाथवे, C4 पाथवे, कैम रहने देना, फिर ग्लाइकोलाइसिस, फिर क्रैब साइकिल और फिर ETS, ये 7 चार्ट्स एक एक पेज पे ड्रॉ करके उन सातों को स्टेपलर करके अपनी NCERT में रख देना। कभी भी ये दोनों चैप्टर रिवाइज करने हैं तो इन चार्ट्स को रिवाइज कर लेना। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन्हीं प्रोसेस से पूछे जाते हैं, क्योंकि बाकी जो हमने सब पढ़ा वो तो बेसिक है, तो बेसिक तो आप लोगों को वैसे ही याद रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट, बट अभी प्लांट फिजियो कंप्लीट नहीं हुई है। नेक्स्ट सेशन में विल स्टार्ट विद द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो होने को तो इससे इन दोनों से छोटा चैप्टर है, बट नीट में उसका वेटेज ज़्यादा है। 3 या 4 क्वेश्चन प्लांट ग्रोथ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में विल स्टार्ट विद दैट चैप्टर। गुड बाय।